नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। बुलेटिन की शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से, जहां चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बाकी हो, लेकिन पहले एसआईआर और अब घुसपैठ के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की सियासत सुलगा दी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को खदेड़ने का ऐलान कर दिया है, तो विपक्ष ने तीर केंद्र सरकार की तरफ मोड़ दिए हैं। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर कल अखिलेश ने चुनाव आयोग को घेरा, तो आज अखिलेश के आरोपों को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। राहुल को भी बीजेपी ने जवाब दिया है। तो आपको दिखाते हैं घुसपैठ और एसआईआर पर कैसे यूपी में वार पलटवार हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट घुसपैठ पर एसआईआर दर्ज। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे, बिहार की चुनावी फिजा में घुसपैठ के जिस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही थी, वो अब यूपी में एक्शन मोड में आ चुका है। उत्तर प्रदेश से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने का शंखनाद सीएम योगी ने कर दिया है। यूपी में अवैध घुसपैठ का मुद्दा ऐसे समय सुलग रहा है जब चुनाव आयोग के आदेश पर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने शनिवार को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हंटर तेज कर दिया है। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन कैंप बनाने को कहा गया है। इसके बाद केंद्र सरकार की मदद से घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में यूपी के शहर शहर में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ जारी रहने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार घुसपैठियों के खिलाफ ये ड्राइव शुरू कर रही है, तो विरोधी योगी सरकार के इस फैसले को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते हैं। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री जी इस बयान को देकर ये आरोप लगा रहे हैं या ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई है। कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी। जवाब में बीजेपी भी विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की तीर तेज कर रही है। पूछ रही है अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई से विपक्ष इतना बेचैन क्यों है। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिसमें यूपी के कई जिलों में घुसपैठियों की मौजूदगी और गतिविधियों के संकेत मिले हैं। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने लखनऊ का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कुछ सफाई कर्मी नजर आ रहे थे। पूर्व डीजीपी का दावा है कि सभी सफाई कर्मी अवैध घुसपैठिए हैं। यहाँ के नगर निगम ने इनको लाइसेंस दे दिया है कि यहाँ ये काम करते हैं और इनको अलग से मान्यता यहाँ मिल रही है। ये बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेश जिसका आज वो पाकिस्तानी की भाषा बोलते हैं। मैं एटीएस का फाउंडर चीफ हूँ यूपी का। तमाम जो हुजी संगठन रहा आतंकवादी वो बांग्लादेश बेस्ड है, जेएमबी बांग्लादेश बेस्ड है। और यहाँ जो हम लोगों ने इनको बसा रखा है, ये हम आईएसआई को मौका दे रहे हैं घुसपैठ करने का, आतंकवाद को फैलाने का। ये सब गजवाए हिंद का सपना लेकर यहाँ आए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहता हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में और खासकर लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनको हटाया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश।
राजधानी लखनऊ ही नहीं, राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े शहर और सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठियों के बसने के मामले सामने आ चुके हैं। यूपी सरकार के फैसले के बाद प्रशासनिक टीमें घर घर जाकर सत्यापन करेंगी, जिस पर दोनों तरफ से सियासी तलवार तेज हो गई है। देखिए कहाँ है घुसपैठिए, हम पता नहीं है कहाँ। चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठिए हैं। और ये सरकार की जो मंशा है ये सही नजर नहीं आती। बांग्लादेश से बहुत घुसपैठ आए इस देश में, वो मुसलमान है, वो भारतीय मुसलमान नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है। विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले? अवैध घुसपैठ का ही एक सिरा जुड़ रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से, जो यूपी समेत देश के 12 राज्यों में जारी है। फिलहाल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ और आगरा में SIR कामों में लगे BLO, गुजरात के गिर सोमनाथ में BLO अरविंद भाई बाढ़ेर और नादियाड में रमेश परमार की मौत की खबर सामने आई है। देश के अलग अलग इलाकों के हैं, लेकिन सभी फिलहाल अपने अपने राज्यों में SIR के काम में जुटे थे। आरोप है कि SIR काम के दबाव के चलते इनकी मौत हुई है। देश के अलग अलग शहरों से आ रही इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर विपक्ष ने वोट चोरी के आरोपों को नए सिरे से धार दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सभी मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। बीजेपी ने राहुल की इस पोस्ट को लेकर राहुल पर पलटवार किया है। पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे, ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे। बिहार चुनाव के नतीजे जो भी रहे हों, विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ता हुआ दिख नहीं रहा है और SIR को भी वोट चोरी से ही जोड़ रहा है। कल ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, SIR के जरिए इंडिया गठबंधन के वोट काटने के आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए SIR के बहाने। अखिलेश के इन आरोपों को 2024 के चुनावी नतीजों पर परखते हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर आए थे, जिसमें 183 विधानसभा सीट पर उसे बढ़त थी। बीजेपी के 33 लोकसभा सांसद यूपी से हैं। 163 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि SIR के जरिए NDA के लिए 2027 की चुनावी जमीन तैयार की जा रही है, तो पलटवार के लिए बीजेपी की सहयोगी भी मैदान में उतर चुके हैं। अगर कोई भी पार्टी ये कहती है कि हमारे 50,000 वोट काट दिए हैं, तो इसका मतलब इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, और उस पे चुनाव आयोग जवाब नहीं देता और अगर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। यूपी समेत 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, जो 4 नवंबर से शुरू हुई थी और 4 दिसंबर तक चलेगी, यानी अब महज 11 दिन शेष हैं। अखिलेश मांग कर रहे हैं कि SIR के लिए और वक्त दिया जाए, तो बीजेपी बिहार की याद ताज़ा कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को SOP जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हमारी मांग ये है कि SOP के साथ साथ SIR के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। देखिए, सेम ये की बात इलेक्शन से 6 महीने पहले तेजस्वी यादव ने की थी। नतीजा क्या हुआ? 25 पे आ गए। सेम ये के बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, 25 से कम पे आएंगे। मैं पुनः दोहराता हूँ, 25 से कम सीटों पर आएंगे ये दो। SIR पर जो सियासी शोर बिहार में शुरू हुआ था, वो आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। घुसपैठ और SIR के मुद्दे ने
27 का संग्राम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ हैं। भोपाल की गलियों और चौराहों पर बदमाश आते हैं और आराम से मारपीट कर चले जाते हैं। वर्दी वालों को ये बदमाश लगातार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भोपाल में वर्दी वालों पर भारी पड़ रही है गुंडागर्दी? विपक्ष सीएम मोहन यादव से सवाल पूछ रहा है। भोपाल में आजकल गुंडागर्दी का खुला खेल चल रहा है। बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। 3 दिन में ही गुंडागर्दी की 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल के शाहपुर इलाके की घटना, जहां कार से बाइक टकराने की मामूली घटना ने विकराल रूप ले लिया। शाहपुर के वाइसराय कॉलोनी की ये तस्वीरें देखिए। कुछ युवक कॉलोनी की गली में टहल रहे थे। अचानक स्कूटी से 2 लड़के आए। स्कूटी सवार एक लड़के के हाथ में डंडा था। इसी डंडे से उसने गली में तूफान मचा दिया। जो युवक टहल रहे थे उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ा। जो सामने आया उस पर हमला शुरू कर दिया। जो युवक गली में टहल रहे थे उन्होंने भी अपना बचाव किया और उन्हीं की लाठी से पलटवार कर दिया। जो गली कुछ देर पहले शांत थी वो युद्ध का मैदान बन चुकी थी। कोई सिर पर हमला कर रहा था तो कोई झाड़ियों में ही उठापटक कर रहा था। जो हुआ उसमें वो युवक सबसे ज्यादा पिटा। जो स्कूटी चलाकर आया था उसकी जमकर पिटाई हुई। जो युवक डंडा लेकर सबसे पहले शूरवीर बन रहा था उसे भी जमकर पीटा गया। कुल मिलाकर एक तरफ 20 लोग थे और दूसरी तरफ 4। मामला तब शांत हुआ जब स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले। शाहपुर इलाके में यह घटना 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात को करीब 3 बजे की है। मामला सिर्फ इतना था कि एक कार और बाइक की छोटी सी टक्कर हो गई थी। मामला तब बढ़ा जब बदमाश बदला लेने के लिए पीड़ित पक्ष के मोहल्ले में पहुंच गए। अब पीड़ित परिवार को सुरक्षा की चिंता है क्योंकि बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है। सारे के सारे नशे में थे। सारों के पास डंडे और इस तरह के रॉड, इस तरह के हाथ में सामान थे और वो केवल इस बारे में बात कर रहे थे कि आपके बेटे को जान से मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुझे जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो ये है कि मुझे बोले कि तुम्हारा लड़का जिंदा नहीं बचेगा। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं और हम चाहते हैं भाई हमारे बेटे को कोई कुछ ना करे। शाहपुरा में जो हुआ उसमें पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपी जेल भी भेज दिए गए हैं। भोपाल में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, इसकी गवाही देती एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 19 नवंबर की यह घटना है। विसरौद इलाके में एक कैफे में जो हुआ वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। गुंडागर्दी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मैजिक स्पॉट नाम के कैफे की है। देखिए 20 से ज्यादा बदमाश लाठी, डंडे और तलवार लेकर पहुंच गए और तांडव मचा दिया। कुर्सी, टेबल जो सामने दिखा उस पर डंडों की बरसात कर दी। इन बदमाशों के हमले के बीच 2 ग्राहक कैसे जान बचाकर भागते दिखे। बाल बाल इनकी जान बची। ये ग्राहक बचने की कोशिश कर रहे थे, उधर बदमाश गमले तोड़ रहे थे, कुर्सियां उठा उठाकर पटकी जा रही थी, टेबल तोड़े जा रहे थे। कुछ बदमाश नकाब पहुंच कर आए थे तो कुछ लोगों को न चेहरा पहचाने जाने की चिंता थी और न कानून का डर। कैफे के मालिक ने जो बताया उसके मुताबिक ये पुरानी रंजिश का मामला था। कैफे के मालिक ने नामजद केस भी दर्ज कराया।
सर कोई के हाथ में बेसबॉल का डंडा था, कोई तलवार लेकर के आया था, किसी के हाथ में रॉड थी, पाइप थे, आके डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में मार दिया सर। उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई शायद से। और लड़का था हमारा जो कर्मचारी था, उसके हाथ में हल्की सी आप लोग भी डर गए थे? हाँ, मैं सर डर के मारे पीछे भागना पड़ा, मेरे को छुपना पड़ा। सामने के गार्डों से गेट लगवाया मैंने होटल के। पुलिस ने इस घटना के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ा और उन्हें सबक सिखाने के लिए उनका जुलूस भी निकाला। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं होता? क्या भोपाल में नहीं रह गया पुलिस का कंट्रोल? भोपाल की और तस्वीर वायरल है। इन तस्वीरों में एक आदमी को नंगा कर बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। 4 बदमाशों में से एक के हाथ में धारदार हथियार भी है। एक बदमाश फोन पर किसी से बात भी कर रहा है और पिटाई की लाइव तस्वीरें किसी को दिखाता हुआ लग रहा है। ये घटना भोपाल के भानपुर इलाके की बताई जा रही है। वीडियो से अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है। एबीपी न्यूज भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में लग गई है। लेकिन सवाल वही, आखिर भोपाल में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? इसी को लेकर कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और उनकी नाक के नीचे जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, गुंडे बदमाशों का आतंक हो रहा है, किसी को नंगा करके पीटा जा रहा है, कहीं रेस्टोरेंट में लोग घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। जब राजधानी में ये हाल है तो सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। या तो मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां छोटे वाले चुनाव में बड़ा वाला बवाल हो गया है। बात निकाय उपचुनाव की है, जिसमें प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक बयान से सियासी घमासान शुरू हो गया है। अजीत पवार ने जो कहा उसे विपक्ष ने अब मुद्दा बना लिया है और अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो जनता को धमकी देने जैसा है। महाराष्ट्र के पुणे की बारामती तहसील के मालेगांव में डिप्टी सीएम अजीत पवार निकाय उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे। अजीत पवार ने चुनाव के जोश में बोलना शुरू किया तो ऐसा कुछ कह दिया कि बवाल मच गया। अजीत पवार ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। इस बात तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारता। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, मग बघा काय ते। तो आपने सुन लिया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा। जो भी कहा उसका मतलब ये है कि अगर जनता ने वोट में कोई कट किया तो अजीत पवार क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाने वाले फंड में कटौती कर देंगे। एक बार फिर सुनिए अजीत दादा पवार को। इस बात तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारता। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, मग बघा काय ते। अजीत पवार जो कह रहे हैं उसे आसान भाषा में लालच देना या धमकी देना कहते हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष ने अजीत पवार पर चौतरफा हमला कर दिया। अजीत दादा ने तो इस तरह से बात की जैसा उन्होंने अपने मामा के घर से पैसे लाके दिए हो। ये एक तरह की रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीत दादा बीजेपी के साथ जाके शायद ये बात भूल गए हैं कि महाराष्ट्र विनम्रता को सम्मान करता है, दादागिरी को नहीं। आप जो योजनाएं चलाते, जो पैसा चलाते हो, वो आम जनता के, नागरिकों के टैक्स से आता है, आपके घर से नहीं आता है। किसी भी राज्य का कोष, ट्रेजरी या जो डेवलपमेंट फंड है, उस पे पूर्ण अधिकार उस राज्य की जनता का है। महाराष्ट्र का अगर कोई विकास निधि है तो उसके ऊपर अधिकार महाराष्ट्र की जनता का है, किसी नेता का नहीं, किसी पक्ष का नहीं, किसी मंत्री का नहीं। इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पे ऐसे अल्फाज का संज्ञान लेना चाहिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होके आप वोट खरीदने की बात कर रहे हो। ये तो वोट खरीदी हो गई ना, तो क्या अलाउड है क्या संविधान के अंदर? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी चीज़ों को अलाउड करेगा? और वारिस पठान ये बोल देगा कि मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे वोट दो,
तो क्या मेरे पे एक्शन लिया जाएगा? मुझे तो शायद जेल में भी डाल देंगे। अब इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं? तो करप्शन बढ़ाने वाला काम, सिर्फ करप्शन वाला काम करना अजीत दादा ने पहले भी किया। एक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होता है। वोट देने वालों और नहीं देने वाली जनता के लिए भी सरकार की एक समान जिम्मेदारी होती है। लेकिन अजीत पवार अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना भूल गए, तभी तो उनके सहयोगी भी उनको नसीहत दे रहे हैं। मैं इंडिविजुअल कमेंट्स के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हमारा लक्ष्य है महाराष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करते रहें और उस अंदाज से प्रगति की राजनीति में ही विश्वास किया है। यहाँ कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि आप वोट दे और हम फंड दे, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमारा काम के आधार पे लोगों ने हमें स्वीकार किया और उसी दृष्टि से आते हुए नगर पंचायत, नगर परिषद में 2 तारीख को लोग विश्वास जताएंगे महायुति में और 3 तारीख को वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अजीत पवार के बयान पर चुनाव आयोग क्या कोई एक्शन लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके मुताबिक ये धमकी नहीं है। कशाबद्दल धमकावलं? मत देण्यासाठी. कशाला धमकावलं? आपको बता दें कि मालेगांव नगर पंचायत का चुनाव 2 दिसंबर को है। यहाँ अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। मालेगांव बारामती का वो इलाका है जहाँ पवार परिवार का असर काफी लंबे वक्त से है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त तेंदुए के आतंक में हैं। तेंदुआ कभी घर में घुसकर, कभी बीच सड़क पर लोगों पर हमला कर रहा है। बच्चे भी इसके हमले के जद में आ चुके हैं। लोगों में तेंदुए की इतनी ज्यादा दहशत है, उन्होंने रात को घर से निकलना ही छोड़ दिया है। नासिक तो ऐसा लगने लगा है जैसे तेंदुए के लिए हॉटस्पॉट बन चुका हो। यहाँ तेंदुआ गांव ही नहीं, शहर में भी आतंक मचा रहा है। अपने हमलों से लोगों को डरा रहा है, जिसके बाद लोगों ने इससे बचने के लिए एक अनोखा तरीका आजमाया है। वो तरीका क्या है और कितना कारगर है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दहशत, खौफ, डर किसे कहते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको उसका एहसास हो जाएगा। मौत जब सामने खड़ी होती है, इंसान कितना बेबस हो जाता है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। कोई कार के अंदर छिप रहा है, कोई कार के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दीवार फांदकर भाग रहा है। इनके इस भय की वजह है तेंदुआ, जो इनसे चंद कदमों की दूरी पर है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां के कई इलाके इस समय तेंदुए के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तेंदुआ यहां लगातार नजर आ रहा है, किसी के भी घर में घुस रहा है, किसी पर भी हमला कर देता है। नासिक के लोगों के लिए तेंदुआ दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। ये तस्वीरें 14 तारीख की हैं। इस दौरान 9 लोग तेंदुए के हमले में जख्मी हुए थे। हालांकि बाद में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया, लेकिन तेंदुए का डर अब भी यहाँ के लोगों को डरा रहा है। इन्हीं में से एक है शारदा साबले, जिन पर तेंदुए ने हमला किया था। 14 नवंबर की दोपहर मैं जहां खड़ा हूं, उस जगह पर खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल था। 14 तारीख की दोपहर को यहां पर एक तेंदुआ आ गया और फिर वो एक के बाद एक बंगले से छलांग लगाने लगा, यहाँ से वहाँ होने लगा। कई फुटेजेस हमने देखे सीसीटीवी, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कहीं लोगों को देखकर वो भाग रहा है, कहीं वो नेचुरली भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। ये आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने उस दिन का वो भयानक दृश्य देखा है जब तेंदुआ आक्रामक भी हुआ। देख सकते हैं कि इनके हाथ पर भी तेंदुआ ने अटैक कर दिया। मैं घर के बाहर बैठी थी, मुझे पीछे से आवाज आ गया। वो आवाज इस सुनाई दिया, क्या है बोल। पीछे देखकर मैंने देखा तो अचानक बिबटा दिखा। मैं बहुत जोर से घबरा गई और उधर उसने मुझ पर अटैक किया। नासिक के गुरुकुल कॉलोनी में आप दीवार पर ये लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये किसी बच्चे ने नहीं लिखा है,
वन विभाग ने लिखा है, और मैं इसे सरल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो लिखा है तेंदुए से सावधान रहिए, और एक तेंदुए का फोटो भी बना कर रखा है। हालांकि इसे कोई पहली नजर में देखेगा तो उसे लगेगा कि किसी बच्चे ने बनाया है। शारदा साबले अकेली नहीं है जिन्होंने उस दिन मौत को अपने सामने खड़ा देखा। पान की दुकान चलाने वाली गीतिशा निकम भी इस दहशत की गवाह बनी। ये अपनी सास और 11 साल की बेटी के साथ तेंदुए के डर से घंटों उसी दुकान के अंदर दुबकी रही। दुकान बंद करने में थोड़ी भी देर होती तो इनका बच पाना मुश्किल हो जाता। हमारे घर के पीछे खुला मैदान है, उधर से वो आया, मेरी सास के सामने उसने बड़ी कूदी मारी उधर से। हाँ, तो मेरी सास बहुत डर गई। फिर मैंने अंदर खींचा, बोले बहुत बड़ा है तेंदुआ। हाँ, उनको अंदर खींचा, दुकान की कड़ी लगा ली, बच्ची को भी अंदर लिया और आगे इधर चढ़ी और दुकान का आगे का भी दरवाजा, ये शटर बंद कर दिया। नासिक ही नहीं, महाराष्ट्र के कई और इलाकों में भी तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। 11 साल का मयंक विष्णु कुबरा अगर हिम्मत नहीं दिखाता तो तेंदुए का शिकार बन जाता। मयंक स्कूल से घर लौट रहा था, इसी दौरान तेंदुए ने इस पर पीछे से हमला कर दिया। गनीमत रही तेंदुए का पंजा मयंक के बैक पर लगा, जिससे मयंक की जान बच गई। हालांकि इसका हाथ इस हमले में जख्मी हो गया, लेकिन मयंक डरा नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस दौरान इसके साथ चल रहे दूसरे बच्चे ने भी हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे तेंदुआ भाग गया। तेंदुए के हमले की एक और तस्वीर पुणे से सामने आई, जहां बाइक से जा रहे किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गए। किसान की तो जान बच गई, लेकिन सड़क पर गिरने से उन्हें काफी चोट आई है। शहर अलग अलग है, लेकिन दहशत एक है, और उस दहशत का नाम है तेंदुआ। तेंदुआ कहीं घर में घुसकर हमला कर रहा है तो कहीं बीच सड़क पर। बच्चे तक तेंदुए से सुरक्षित नहीं हैं। तेंदुए के इसी खौफ के कारण पुणे के पीपरखेड गांव के लोगों ने खुद को बचाने के लिए एक अलग ही तरीका इजाद किया है। पीपरखेड गांव में पिछले 20 दिन में 3 लोगों की जान तेंदुए के हमले में जा चुकी है, जिससे गांव वाले बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में लोगों ने आत्मरक्षा के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया। ये गले में कील वाली बेल्ट पहन रहे हैं। तेंदुआ आमतौर पर छोटी कदकाठी के लोगों और खेतों में काम करने वालों की गर्दन पर सीधा हमला करता है। इसी वजह से गांव की महिलाओं और पुरुषों ने खेतों में काम करते समय कीलों से बना पट्टा पहनना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने भी इस पहल को देखते हुए करीब 3000 से ज्यादा बेल्ट ग्रामीणों में बांटी है। इसके अलावा तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग को कामयाबी भी मिल रही है। पालिव कुत्ते के गले में ये बेल्ट था, सो उसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन हुआ। मीन्स उन दोनों की बीबट और पालिव कुत्ते की झुंड चल रही थी आधे घंटे तक। सो इस बीबट को इस बेल्ट की वजह से उसको कुत्ते को मीन्स क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, कुत्ता बच गया हमारा। सो हमने ये सोचा कि हमारे घर वाले जब भी खेत में काम करने जाते थे तो उनके गले में ऐसा बेल्ट होगा, तो इस बेल्ट की वजह से उनका प्रोटेक्शन हो सकता है। जुन्नर वन प्रभाग में तेंदुओं की संख्या 2000 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि 5 साल पहले ये संख्या मात्र 200 के आसपास थी। इतना ही नहीं, पिछले 20 साल में तेंदुए के हमले में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और 25,000 से ज्यादा जानवर तेंदुए का शिकार बने हैं। हालात गंभीर होने के कारण ग्रामीणों ने हाल में अपना गुस्सा वन विभाग पर भी निकाला। इसी बीच स्थिति का जायजा लेने गांव पहुंचे एनसीपी एसपी के सांसद अमोल कोहले ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की। नागरिकों के मन में असंतोष है, क्योंकि एक पिछले 20 दिनों में ये तीसरी घटना इस क्षेत्र में हुई है। एक या तो वन मंत्री जी या फिर गार्डियन मिनिस्टर पालक मंत्री माननीय अजीत दादा पवार यहाँ पे आके नागरिकों से वार्तालाप करे। जब तक नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तेंदुआ के हमलों में हाल के दिनों में काफी तेजी आई है। वो लगातार कैमरे में कैद भी हो रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है और वो नरभक्षी हो गए हैं।
इन सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम नासिक के महिरावणी गांव पहुंची, जहां लगातार इंसान और तेंदुओं का आमना सामना हो रहा है, जिससे गांव वाले काफी डरे हुए हैं। यहां एबीपी न्यूज की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां तेंदुए शिकार करते हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। वो खुलासे क्या हैं, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज की टीम जब नासिक के महिरावणी गांव पहुंची तो लोगों के चेहरों पर तेंदुए का डर साफ नजर आ रहा था। लोगों ने शाम को घरों से निकलना बंद कर दिया है, सुबह टहलना छोड़ दिया है, बच्चे अब खेलते नहीं हैं। एक तरह से लोग अपने ही गांव में कैद होकर रह गए हैं। गांव वालों को हर वक्त अपने मवेशियों के शिकार होने का भी डर बना रहता है। रात रात भर उठकर लोग चेक करते हैं, कहीं तेंदुआ उनकी गाय बकरी तो नहीं उठा ले गया। ऐसे में अब गांव वालों की सारी उम्मीद वन विभाग की टीम पर टिकी है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हर महीने में हमको 4 या 5 बार तो यहाँ पर तेंदुआ दिखता है। तो तेंदुआ हम घर पे आने का टाइम, बच्चों का स्कूल का टाइम खत्म होने का 5 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे तक आते, 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के बाद तुरंत इधर तेंदुआ दिखने लगता है। मतलब पूरे शाम ढलती भी नहीं है तो भी तेंदुआ आता है। सब इधर रहने वाले जो लोग हैं वो सब परेशानी में हो जाते हैं, क्योंकि क्या है वो किसी के भी ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकता है। मतलब बच्चे लोग बाहर खेल भी नहीं सकते, सुबह भी 6 बजे से पहले किसी को बाहर निकल नहीं सकते। हम भी खेती करते हैं तो हमको कैसा होता है, कभी कभी दिन की लाइट रहती है, कभी रात की लाइट रहती है, तो वो बिजली की वजह से हमको भी खेती के लिए बाहर तो शाम को तो निकलना ही पड़ता है। तो हमको भी खुद को खेती करने के लिए, इसके लिए बहुत डर लगता है। तेंदुआ अभी कैसा है, हमें अभी 2-3 दिन पहले हमको इधर रास्ते में मिला था, सुबह 6 साढ़े 6 बजे भी। अच्छा। सुबह हुआ तो भी तेंदुआ दिखता है, और शाम 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे 8 बजे, मतलब उसका टाइम ही 7 बजे चालू हो जाता है। मतलब 7 बजे के बाद हम हमारे खुद के घर से डोर ओपन करके भी बाहर जा नहीं सकते। इतनी परेशानी वाली बात ये हो गई है। या हर 3-4 दिन में तेंदुआ आता ही आता है, इधर घूम के देखता है। हमारा खेती का काम चलता रहता है, गन्ने की खेती है, कुछ गाय बैल को ऐसे प्राणी रहते हैं, कुछ पंछी रहते हैं, उनके ऊपर भी कभी अटैक कर सकता है, हमारे ऊपर भी कभी अटैक कर सकता है। ये हमारे यहाँ से 3 बार तेंदुआ कुत्ता लेके भाग गया है, 3 बार पहले। हाँ, इसलिए अभी हम कुत्ता भी पाल नहीं सकते, क्योंकि उसको पालो, बड़ा करो, और बड़ा होने के बाद तेंदुआ उसको लेके जाते तो फिर पाले किस लिए, वो डर लगता है हमको। और बाकी के जीव जैसे गाय, बैल, उस पे तो ध्यान नहीं रखना पड़ता है ना। रात को 2-2 घंटे आके ध्यान रखना पड़ता है, आया है क्या गया है क्या। बारीक बारीक बछड़े रहते हैं, गाय के बछड़े रहते हैं, भैंस के बछड़े रहते हैं, उनको संभालना पड़ता है ना। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग तो अपने आप को घर में लॉक कर लेते हैं, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि 12-12 घंटे आपको लॉक करना पड़ता है। ये जो जानवर हैं, इन्हें भी आप घर में लेते हैं, क्या व्यवस्था इनके लिए की गई है? व्यवस्था उनके लिए, उनका जो हम मराठी में बोलते हैं गोठा, वो गोठे में उनको रखते हैं, लेकिन उन पे ध्यान रखना पड़ता है ना, हमको बार बार ध्यान रखना पड़ता है ना। वो ओपन है? ओपन है ना, ये सामने ये। अच्छा। हाँ, बार बार ध्यान रखना पड़ता है। बार-बार मतलब आप खाना भी खा रहे हैं, शाम के वक्त डिनर कर रहे हैं, उस वक्त अचानक से याद आता है कि अरे एक बार देख लेते हैं, वो आना ही पड़ता है। वन विभाग के डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर अब तक नासिक में 11 लोग तेंदुए के हमले में घायल हुए और 2 लोगों की मौत हुई। ऐसे में वन विभाग लगातार गांव वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसकी झलक हमें कुछ देर में ही दिख गई। तेंदुआ जिन रास्तों से गांव में आता जाता है, वन विभाग ने वहां पिंजरे लगा दिए हैं। तेंदुआ एक बार इस पिंजरे में फंस गया तो वन विभाग की टीम उसे अपने साथ ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाती है, जहां पशु चिकित्सक तेंदुए की जांच करते हैं। 3 दिन निगरानी में रखने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर तेंदुए को जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां उसके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। तेंदुआ इस पिंजरे में कैसे फंसता है, वन विभाग की टीम ने हमें इसका लाइव डेमो करके भी दिखाया। मान लीजिए तेंदुआ अगर अंदर जाता है तो इसी तरह से वो अंदर जाएगा शिकार करने के लिए, और जैसे ही उसका पैर किसी तरह से उस पर, वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, अगर उस प्लेटफॉर्म पे पैर रखता है तो ये धड़ाम से नीचे ऐसे गिर जाएगा। और ये अगर एक बार गिर गया तो इसे तेंदुआ खोल ही नहीं पाएगा, जिसके बाद इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों को भनक तो लग जाएगी कि अंदर कोई तो गया है।
उसके बाद तुरंत इस बात की सूचना या फिर यहाँ से भी आप देखकर वेरीफाई कर पाएंगे कि अंदर क्या है। गांव की इन पगडंडियों से होते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े तो साफ हो गया तेंदुए को ये जगह इतनी पसंद क्यों है। चारों तरफ घने खेत, जहां तेंदुए के लिए छिपना बेहद आसान है। ये ग्रामीण लोग भी हैं, इनको कहा गया है कि जहां भी जाएं एक ग्रुप बनाकर जाएं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ना कितनी ये घना खेत है और यही उनके लिए सेफ हेवन बताया जाता है कि यहाँ पर तेंदुआ आसानी से छिप सकता है। अपने जो फीमेल तेंदुआ है वो यहाँ पर बच्चों को जन्म भी देती है और उन्हें सुरक्षित रखने का उसे इससे अच्छा कोई स्थान नहीं दिखाई देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एबीपी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची जहां तेंदुए पानी पीने आते हैं और शिकार करते हैं। ये नंदिनी नदी है जो 20 से 25 किलोमीटर में फैली है। ये नदी पूरे नासिक से होकर गुजरती है। इस नदी के आसपास ही तेंदुए होते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें पीने के लिए मीठा पानी और शिकार दोनों मिल जाता है। हाँ, अगर यहाँ शिकार नहीं मिलते तो तेंदुए आसपास के गांव में जाकर पालतू जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे में कई बार उनका सामना इंसानों से भी हो जाता है। नंदिनी नदी जो मेरे पास से गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये पूरे नासिक शहर को कवर करते हुए करीबन 20 से 25 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि तेंदुआ इसी नदी के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पानी पीने की जगह है, हेल्दी पानी है। साथ ही कई पालतू जीव भी यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, तो उसे शिकार भी मिल सकता है, पानी भी स्वस्थ पानी भी मिलता है। यहाँ से अगर वो किसी को उसको भक्ष्य नहीं मिला तो बस्ती की तरफ जाएगा, जहाँ पे हमने 50-60 मीटर पे केज लगाया है। वो उसी के आगे पालतू कुत्ते भी रहेंगे और बस्ती भी रहेंगी, तो उसको इजीली वो फूड अवेलेबल होता है। इस दौरान हमने शरद थोराट से जानना चाहा, आखिर तेंदुए इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है। सबसे जरूरी और अहम सवाल, क्या तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो सुनिए शरद थोराट ने क्या बताया। लेपर्ड्स का जो इंटेंशन होता है वो 3 फीट के लगभग जो भी हाइट है, भेड़ बकरी हो या छोटा बच्चा हो या खेती करता हुआ बैठा किसान हो, वो ही लेपर्ड उस पर अटैक करता है। इंसान तेंदुओं की भोजन श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। कई बार छोटे बच्चों और खेत में काम कर रहे लोगों को अपना शिकार समझकर तेंदुआ उन पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये जानना भी जरूरी है, जिसके शरद थोराट ने कई तरीके बताए। लेपर्ड के साथ हमें रहना है। लेपर्ड बहुत ही एडजस्टेबल प्राणी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जो अगर आप लाइट चलाने जाते हो तो 1-2 के ना जाके आप 3-4 लोगों के ग्रुप में जाओ खेत में पानी देने के लिए। उसके बाद दिन में भी अगर आप खेती के काम में करते हो, नीचे बैठ के आपको काम करना जरूरी है, तो एक ऐसा व्यक्ति रखो साथ में जो कि उसके साथ हाथ में डंडा हो, उसमें उस डंडे के साथ अगर कोई घुंघरू बांधा हो जो कि ऐसे आवाज़ करता रहे और जो काम कर रहे किसानों के ऊपर ध्यान रखे, ताकि अगर लेपर्ड का कुछ अट्रैक्शन हो तो वो बाकियों को सचेत कर सके और चौकन्ना हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं, तेंदुए से बचना है तो सावधानी तो बरतनी ही होगी। लेकिन पीपरखेड़ गांव के लोग जिस तरह गले में कील वाली बेल्ट पहनकर तेंदुए का सामना करने की सोच रहे हैं, ये कितना कारगर है। सिर्फ मन की तसल्ली है, मुझे लगता नहीं है तेंदुआ का अटैक इससे बड़ा होएगा। और रोज़ वो पहनना भी वो औरतों के लिए इतना मुश्किल ही बात रहेगी कि मुझे लगता नहीं कि दिस इज़ ए फिजिबल सॉल्यूशन। इसके बारे में अलग सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, जो सरकार आज के तारीख में सोच रही है और आगे कदम भी उठा रही है। बहुत सारे सॉल्यूशंस गवर्नमेंट लेके आ रही है। तेंदुए की संख्या बढ़ने की बात से डॉक्टर भी इनकार कर रहे हैं। इनका भी मानना है हर हाथ में मोबाइल और हर जगह सीसीटीवी लगे होने के कारण अब इंसान आसानी से इन्हें देख पा रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है तेंदुओं की तादाद बढ़ गई है। वही बायोलॉजिस्ट निकित सुरवे ने तेंदुए के शहर का रुख करने के लिए इंसानों की ही एक आदत को जिम्मेदार बताया।
तेंदुआ हर वक्त हमारे आसपास थे, संख्या में बढ़ रहे। एट द सेम टाइम हमारा सीसीटीवी के वजह से या जागरूक रहने के वजह से आजकल 24 घंटा लोग जागे रहते हैं, रास्ते पे लोग आबादी रहती है, इसके वजह से इनका दिखना, साइटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा हो गया। बाकी तेंदुए थे, पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हाँ, संख्या में मैं मानता हूँ कि उनकी आबादी बढ़ रही है। सो जो इंसानी बस्ती होती है उसके आसपास जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुत्ते, सूअर, बिल्ली, ये सारे आकर्षित होते हैं और इन्हीं के पीछे लेपर्ड भी आता है। सो लेपर्ड का ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज़ में आने का एक क्लियर रीज़न यही है कि उसको प्रे मिलता है। एंड ये तो हो गए जो किसी के मालिक, कोई मालिक नहीं होता इनको, ऐसे ही भटक रहे हैं कुत्ते वगैरह। बट जो भेड़ बकरियाँ होती है, कभी किसी की छोटा सा वासरू या किसी का काफ, दीज इंसिडेंसेस स्टार्ट गिविंग राइज टू एजिटेशन। एंड इन सब में जब कभी भी इंसान पर अटैक हो जाता है, दैट डेफिनेटली इज अ वेरी नेगेटिव थिंग एंड दैट इज हाउ दिस एस्केलेट्स। अपना आशियाना बनाने के लिए इंसानों ने जंगल काटे, जानवरों का आशियाना छीना, जिससे जानवरों के लिए शिकार की कमी होने लगी। वो शहर का रुख करने लगे। अब उनका और इंसानों का लगातार आमना सामना हो रहा है। ऐसे में जरूरत है ये समझने की कि हम प्रकृति का जितना दोहन करेंगे उतना हमारा जानवरों से टकराव बढ़ेगा। इसलिए सावधान रहने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा जानवरों के लिए जंगल छोटे ना पड़े, जिससे उन्हें शिकार के लिए इंसानी बस्तियों में ना आना पड़े। तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे, बिना किसी डर के घर से निकल सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।